चलिए अब आते हैं हम लोग ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज में। अब देखो ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज में जब इस टॉपिक में देखते हैं, इसमें भी आपको 6 7 8 तरीके का ऑफेंसेस दिया हुआ है। अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में अगर कुछ सेलेक्ट करना चाहे तो 2 ही टॉपिक है जिससे आपको मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। एक है डाउरी डेथ और दूसरा है क्रूएलिटी, है ना। बाकी के जो सेक्शंस हैं, बाइगेमी वगैरह उतना नहीं पूछेगा, बाइगेमी वगैरह पर्सनल लॉज में पूछता है, हिंदू लॉ वगैरह में, है ना। यहाँ पे उतना कोई कंटेंट खास है नहीं, राइट। ऐसे आने को तो कुछ भी आ सकता है, बट कॉमनली जो ट्रेंड है उसके हिसाब से इस टॉपिक के अंदर 2 टॉपिक आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना होगा, एक क्रूएल्टी और एक डाउरी डेथ, है ना। बाकी प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज पहले सेक्शन 493 से 94 से स्टार्ट होता था, है ना, आईपीसी में। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपको डाउरी डेथ। हर सेक्शन में अलग अलग तरीके का ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज आपको रिकॉग्नाइज किया गया है ना। ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, ठीक है। हो सकता है इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस जो हैं ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट भी आते हो, जैसे डाउरी डेथ। डाउरी डेथ अगर आप आईपीसी में देखें तो वो ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी वाले चैप्टर में आता था ना 304 में, लेकिन यहां पे जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया है बीएनएस से। अब ये ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज में आता है ना। जो ऑफेंसेस का जड़ मैरिज है ना, या फिर मैरिज से जो ऑफेंसेस मतलब आपको अराइज होते हैं, है ना, मतलब उसका समहाउ वेरी क्लोज कनेक्शन है मैरिज से, तो उसको ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज हम कहते हैं। उसमें डाउरी डेथ है, डाउरी डेथ बिल्कुल मैरिज से ही कनेक्टेड है, नहीं तो मैरिज नहीं होगा तो कभी डाउरी डेथ होगा ही नहीं, है ना। बिकॉज डाउरी इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विथ मैरिज, विच इज गिवन और अग्रीड टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज, है ना। तो इसीलिए इसको जो है ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज के चैप्टर में आपको इंक्लूड कर दिया गया है बीएनएस से, ठीक है। तो डाउरी डेथ बहुत ही मतलब एक तरीके का सोशल इविल है जो कि हमारे सोसाइटी में काफी टाइम से प्रिवेलेंट है ना। तो इसको कर्ब करने के लिए आपको बेसिकली 1986 में, है ना, 1986 में डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट, है ना, डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 के थ्रू, है ना, आपको ये सेक्शन 304B ऐड किया गया था, है ना। डाउरी डेथ वाज अंडर आईपीसी सेक्शन 304B, इट वाज एडेड थ्रू 1986 अमेंडमेंट, है ना, डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1986। दिस अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इन वेक ऑफ राइजिंग केसेस ऑफ suicide by married women, है ना, bride burning, lot of cases with जिसके कारण बहुत सारे डेथ हो रहे थे वुमेन के, है ना, आफ्टर द मैरिज जस्ट ड्यू टू परसिस्टेंट डिमांड ऑफ डाउरी। तो ये 1986 में आया था। अब इससे पहले क्या था, 1986 से पहले डाउरी डेथ अगर कर दो तो क्या उसके लिए पनिशमेंट नहीं था? कहां होगा? कॉमन सेंस से सोचो, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, है ना। ऐसा नहीं है कि 1986 में जब आया डाउरी डेथ उसके बाद से ही डाउरी डेथ के लिए पनिशमेंट है, पहले भी तो होगा, है ना, डेथ तो हो रहा है ना वहां पे, तो उसके लिए कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर वाले प्रोविजन चलते थे। बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि कल्पेबल होमिसाइड क्रिमिनल लॉ में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या रिक्वायर्ड होता है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के लिए काफी स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए होता था, और वो घर के अंदर अगर सब कुछ हो रहा है 4 दीवारी के अंदर तो उसका स्ट्रिक्ट प्रूफ तो मिल नहीं पाता था जल्दी, जिस कारण से अक्यूज एक्विट हो जाते थे। तो इसीलिए डाउरी डेथ के लिए एक सेपरेट प्रोविजन लाया गया जिसमें कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को प्रोविजन में ही थोड़ा लोअर डाउन कर दिया गया है ना, थोड़ा लोअर डाउन कर दिया गया है। जैसे आप प्रोविजन देखेंगे यहां बता रहा है 7 साल के अंदर अगर वुमेन का अगर शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ होता है ना, 7 इयर्स के अंदर अगर अननेचुरल डेथ होता है, सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में अगर डेथ होता है, ठीक है, और इस बात का सबूत है कि उसको क्रूएल्टी से कभी ट्रीट किया गया था समहाउ सून बिफोर, तो दैट इज अ डाउरी डेथ। और वहां पे आपको सपोर्टिंग सेक्शन, आपको सपोर्टिंग प्रोविजन आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड कर दिया गया सेक्शन 113B कि अगर ऐसा सर्कमस्टेंस है तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि अक्यूज ने डेथ कॉज किया ही है, तो यानी प्रिजम्पशन आप पहले से ही बना लिए। अब उस प्रिजम्पशन को रिपीट करने का बर्डन किसके ऊपर है? अक्यूज्ड के ऊपर। तो यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को थोड़ा लोअर डाउन ही किया गया ना प्रोविजन ये सब इंक्लूड करके। पहले क्या था, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के अंदर आपको प्रूव करना है, अब उसके अंदर प्रूव हो नहीं पाता था, क्लियर कट एविडेंस मिल नहीं पाते थे, तो इसलिए स्पेशल प्रोविजन इंक्लूड किया गया ताकि प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो ये हेवी बर्डन है उसको थोड़ा कुछ एक्सटेंट तक हम रिलैक्स कर सकें, है ना। उसको भी रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड ही प्रूव करना है, बट लाइक
प्रिजम्पशन एक बनाया जा सकता है अक्यूज्ड के अगेंस्ट कि 7 साल के अंदर अगर वाइफ का डेथ हुआ है सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में एंड देयर वाज डिमांड फॉर डाउरी बिफोर द डेथ, इस बात का कहीं से प्रूफ मिला है तो वो मान लिया जाएगा, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि वो डाउरी डेथ है। अब तुम इस बात को अक्यूज इस बात को डिस्प्रूव करेगा कि वो डाउरी डेथ नहीं है। तो इसलिए ये प्रोविजन इंक्लूड किया गया क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर रिक्वायर्ड वेरी स्ट्रिक्ट प्रूफ, है ना। तो उस स्टैंडर्ड को थोड़ा लोअर डाउन करने के लिए, है ना, एक स्पेशल प्रोविजन इन द फॉर्म ऑफ डाउरी डेथ वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पिनल कोड, है ना, जिसको कॉपी पेस्ट किया गया है 80 ऑफ द TNS, है ना, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 80 में। ठीक है, तो ये रीजन समझ में आया किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था। ठीक है, प्रिलिमिनरी के लिए इतना सब कुछ काफी है। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ठीक है। उसके बाद डाउरी डेथ के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है तो वो डेफिनेशन पढ़ेंगे, यहीं से क्लियर हो जाएगा। वेयर द डेथ ऑफ वुमेन तो होना ही चाहिए। ठीक है, डेथ ऑफ वुमेन अंडर अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस, यानी पहला है डेथ ऑफ वुमेन, दूसरा है बाय बर्न इंजरी अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, यानी कहने का मतलब है अननेचुरल डेथ होना चाहिए, है ना, नॉट नेचुरल डेथ। वुमेन का डेथ अननेचुरल होना चाहिए, और वो भी कब, तीसरा 7 years ऑफ हर मैरिज, विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, और चौथा एक और रिक्वायरमेंट है सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हरासमेंट। क्रूएलिटी और हरासमेंट का प्रूव होना चाहिए सून बिफोर हर डेथ। ठीक है, और वो क्रूएलिटी या हरासमेंट जो है, कैसा भी क्रूएलिटी और हरासमेंट नहीं, कैसा क्रूएलिटी और हरासमेंट होना चाहिए, इन कनेक्शन विथ डिमांड फॉर डाउरी। ये क्रूएल्टी और हरासमेंट होना चाहिए फॉर डिमांड फॉर डाउरी। ये सारे रिक्वायरमेंट अगर पूरे होते हैं, डेथ ऑफ अ वुमेन अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में, विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, क्रूएल्टी और हरासमेंट हुआ होना चाहिए, और वो भी इन कनेक्शन विथ डिमांड फॉर डाउरी, देन ओनली इट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ डाउरी डेथ। काफी सिंपल एसेंशियल है, ये सब आप खुद से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, है ना। अगर इससे मेंस में क्वेश्चन आ भी गया, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इस सब में कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता देंगे, राइट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है डाउरी, है ना। डाउरी को तो कहीं पे आपको BNS में डिफाइन किया नहीं गया है, डेफिनेशन सेक्शन पढ़े थे, नहीं दिया गया, IPC में भी नहीं किया गया था। डाउरी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(1) डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में, है ना। सेक्शन 2(1) डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में आपको डाउरी को डिफाइन किया गया है। डाउरी का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, है ना। डाउरी का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू अदर, या बाय पेरेंट्स ऑफ वन पार्टी टू मैरिज टू अदर इन कनेक्शन विद द मैरिज। प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन बाय वन साइड टू अनदर, शॉर्टकट में अगर समझे तो एक साइड के से दूसरे साइड को दिया जा रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, एंड इट मस्ट हैव कनेक्शन विद द मैरिज। गिवन और एग्रीड टू बी गिवन, दोनों वर्ड यूज कर रहे हैं। एक साइड ने दूसरे, एक पक्ष ने दूसरे को कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी दिया है या देने के लिए राजी हुआ है, गिवन और अग्रीड टू बी गिवन, है ना, या तो उसी समय दे दिए या अग्री किए हैं फ्यूचर में देने के लिए, ठीक है, इन कनेक्शन विद द मैरिज, है ना, तो वो हम डाउरी कहेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाउरी व्हिच हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 2(1) ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, है ना। और इसका एक्सेप्शन है आपको डॉवर, मुस्लिम लॉ में जो मेहर है वो एक्सेप्शन माना जाता है, वो डाउरी के अंदर नहीं फॉल करता है ना, दैट इज एन एक्सेप्शन, राइट। तब ये डाउरी को समझो, डाउरी में क्या बोल रहा है, या तो प्रॉपर्टी होगा या वैल्यूएबल सिक्योरिटी। प्रॉपर्टी तो सभी लोग समझ रहे हैं, मूवेबल इमूवेबल कुछ भी हो सकता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी किस सेक्शन में डिफाइंड था, 231। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है, यस, जिससे कोई राइट क्रिएट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता है। मतलब कोई प्रॉपर्टी का पेपर्स हो गया, है ना, टाइटल डीड्स हो गए, वो सब, है ना, ये सब भी आ सकते हैं। एक साइड के द्वारा दूसरे साइड को दिया जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो मैरिज के टाइम पे प्रेजेंट दिया जाता है, क्या वो डाउरी होता है कि नहीं, जब बैठे रहते हो
और आके फोटो खिंचा रहे हैं लोग, है ना, लिफाफा पकड़ा रहे हैं, हाँ, नो दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट डाउरी, ठीक है। वो भी आपको एक्सप्लेनेशन में उसके क्लैरिफाई किया हुआ है। एक बार सेक्शन 21 का जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में डेफिनेशन है उसको देख लीजिएगा आप लोग। उसमें बताया गया कि जो प्रेजेंट्स दिया जाता है ब्राइड और ग्रूम को एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, अगर वो वॉलेंट्री है तो वहां पे भी ऐसा नहीं कि इनवॉलेंट्री, अगर वो वॉलेंट्री है दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज डाउरी, ठीक है। अब इसमें एक केस नोट कर लो, पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1998, ठीक है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो डेफिनेशन में बोलता है डाउरी का मतलब प्रॉपर्टी और वैल्यू गिवन एग्रीड टू बी गिवन। इसको अगर लिटरली देखें तो कहने का तो लगेगा कि जो दिया गया है या अग्री किया है भविष्य में दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जैसे मैरिज के पहले का ही ये अग्रीमेंट चाहिए, और इस केस में बोला ऐसा नहीं है कि मैरिज के पहले का ही अग्रीमेंट होना चाहिए, मैरिज के बाद भी तो हो सकता है, मैरिज के बाद भी तो डिमांड आ सकता है ना। वहां डेफिनेशन क्या बोल रहा है, गिवन और अग्रीड टू बी गिवन, ठीक है, एट द टाइम और सून आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज, मैरिज के कनेक्शन में बस वो होना चाहिए। वो अग्रीमेंट जो है आपका बाद में भी हो सकता है, वो डिमांड जो है बाद में भी अराइज हो सकता है, तो ओनली रिक्वायरमेंट इज इट शुड बी इन कनेक्शन विद द मैरिज, है ना। जैसे इस केस में हुआ था, शादी के बाद जो है बहुत सारे मतलब लाइक यू नो एसेट्स गुड्स का डिमांड किया गया था, ठीक है। इस केस में कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है कि डाउरी जो है केवल मैरिज के वक्त और मैरिज के पहले कि डाउरी क्या देना है उसको लेकर पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट है वही डाउरी के डेफिनेशन में आएगा। इट कैन बी एनी डिमांड विच हैज अरोज आफ्टर द मैरिज ऑल्सो, बट द थिंग इज दैट इट शुड बी इन कनेक्शन विद द मैरिज, मैरिज के कनेक्शन में होना चाहिए। ये केस एग्जाम में पूछा भी है कुछ कुछ 2-3 बार, इसलिए ध्यान में रखना। एक और केस था स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस निक्कू राम, ठीक है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस निक्कू राम, ठीक है। इसमें भी सेम बात हेल्ड हुआ था कि डिमांड्स आफ्टर मैरिज कुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर मैरिज, है ना, कि बाद में जो डिमांड आ रहे हैं वो भी जो है मैरिज के कनेक्शन में अगर है तो डाउरी के डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाएंगे। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस निक्कू राम, NIKKU राम 1995, ठीक है। तो अब यहां ध्यान रखना है, देखो डेफिनेशन में ये पॉइंट अगर आप कभी भी समझा रहे हैं कि ये क्रूएल्टी और हरासमेंट जो है ये हमेशा किसके कनेक्शन में होना चाहिए, डिमांड फॉर डाउरी। डिमांड तो बहुत तरीके का हो सकता है ना, डिमांड और भी बहुत तरीके का हो सकता है, राइट। जॉब छोड़ दो, है ना, ये भी एक डिमांड हो सकता है, जॉब करो ये भी डिमांड हो सकता है, ठीक है। फिर उस कारण से क्रूएल्टी से ट्रीट किया जा रहा हो स्पाउस को, बट लाइक डाउरी, और उसके कारण स्पाउस ने मान लो सुसाइड कर लिया, या उस डिमांड में जो क्रूएल्टी हुई ऐसा फिजिकल क्रूएल्टी हुआ कि उसका डेथ ही हो गया, बट दैट विल नॉट बी अ डाउरी डेथ। डाउरी डेथ, डाउरी वर्ड ही वहां पे है, मतलब जो भी क्रूएल्टी या हरासमेंट होगा वो होगा इन कनेक्शन टू डाउरी। डाउरी इज समथिंग व्हिच इज इन कनेक्शन विद मैरिज, है ना, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन, है ना, एट द टाइम और आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज, ठीक है, राइट। तो अनरिलेटेड डिमांड्स जो है उससे डाउरी डेथ आपको नहीं फॉलो करेगा, है ना। कि अब मान लो आप डिमांड कर रहे हैं वाइफ को कि जाके अपने फादर के प्रॉपर्टी में लॉ पढ़ लिए हैं, है ना, 2006 का अमेंडमेंट पता है, 5 का अमेंडमेंट पता है ना, 2005 का कि अपने फादर के प्रॉपर्टी में चलो शेयर लो, है ना। अब इसका आप डिमांड कर, दिस इज नॉट डाउरी, ठीक है। ऐसा केस था भी एक बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 2008 में, खैर उतना लैंडमार्क नहीं है, जस्ट लाइक एन एग्जांपल ये केस लॉ है ना, राइट। अब यहां पे क्रूएलिटी वर्ड जो है ना, डेफिनेशन में डेथ ऑफ अ वुमेन अननेचुरल सर्कमस्टेंस 7 ईयर और क्रूएलिटी या हरासमेंट होना चाहिए। अब ये जो क्रूएलिटी है, ठीक है, ये क्रूएलिटी में कौन सा डेफिनेशन हम फॉलो करेंगे, तो शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है 1991 का, शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा,
इस केस में बोला गया कि क्रुएल्टी का तो स्पेसिफिक डेफिनेशन 304B जो आईपीसी का ऐड हुआ था, और जो यहाँ पे भी आपको 80 है, इसमें तो आपको क्रुएल्टी का कहीं पे डेफिनेशन दिया हुआ नहीं है, ठीक है। क्रुएल्टी का डेफिनेशन तो है नहीं, तो क्रुएल्टी का कौन सा डेफिनेशन फॉलो करेंगे? तो कोर्ट ने बोला वही क्रुएल्टी का डेफिनेशन आप फॉलो करेंगे जो क्रुएल्टी का डेफिनेशन आपको ऑफेंस ऑफ क्रुएल्टी वाले में दिया हुआ है। ऑफेंस ऑफ क्रुएल्टी है ना, क्रुएल्टी अगेंस्ट मैरिड वुमेन। तो क्रुएल्टी अगेंस्ट मैरिड वुमेन वाला जो डेफिनेशन सेक्शन 498 है आईपीसी में था, उसी को हमें इंपोर्ट करना है डाउरी डेथ वाले प्रोविजन के अंदर भी क्रुएल्टी समझने के लिए, है ना। इसके अंदर भी जो क्रुएल्टी होता है उसमें वही डेफिनेशन आप इंपोर्ट करेंगे। दिस वाज हेल्ड इन शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, है ना। एक दोनों प्रोविजन डील करते हैं मैट्रिमोनियल क्रुएल्टी और हरासमेंट से, तो डेफिनेशन जो क्रुएल्टी का 498 का है वही 304B पे भी अप्लाई करेगा। तो अगर बीएनएस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्रुएल्टी किस सेक्शन में है? 85, है ना। अच्छा 86 में क्रुएल्टी डिफाइंड है, ओके। अच्छा डिफाइन जहां पे 86 वाले, ओके ओके ठीक है। 86 में जो क्रुएलिटी आपको डिफाइन किया गया है, ठीक है, वही आप 80 के अंदर भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। इज दिस क्लियर? अब क्रुएल्टी को कैसे डिफाइन किया गया, अभी क्रुएल्टी वाले डेफिनेशन पे हम लोग चलेंगे तो वहां पे हम लोग समझते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि क्रुएल्टी और हरासमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड फॉर डाउरी, ठीक है। और डेथ से क्रुएल्टी या हरासमेंट का क्या करेक्शन होना चाहिए? डेथ से सून बिफोर। इस टर्म को समझते हैं, राइट। यहां देखिए, अगर डेथ वुमेन का हुआ है अननेचुरल सर्कमस्टेंस में 7 years ऑफ विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, और इट इज प्रूवन दैट सून बिफोर हर डेथ, कि वो जो क्रुएल्टी और हरासमेंट हुआ है ना इन कनेक्शन टू डिमांड फॉर डाउरी, जो क्रुएल्टी और हरासमेंट हुआ है वो सून बिफोर होना चाहिए। तब सून बिफोर का मतलब क्या है? एक दिन पहले, एक महीने पहले, एक साल पहले, 1.5 साल पहले, आखिर क्या होगा? इसको लेकर कंफ्यूजन था, है ना। तो कोर्ट ने इस एक केस में इसको क्लैरिफाई किया कि लैंडमार्क केस है ये, केशव चंद्र पांडे वर्सेस स्टेट। केशव चंद्र पांडे वर्सेस स्टेट। इस केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, ठीक है, कि सून बिफोर का मतलब ये तो नहीं होता कि इमीडिएटली बिफोर, है ना। कि जस्ट क्रुएल्टी हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड फॉर डाउरी और वुमेन ने जाके सुसाइड कर लिया हो या वुमेन का डेथ कॉज हो गया हो, ऐसा नहीं है कि सून बिफोर का मतलब इमीडिएटली बिफोर। ऐसा भी नहीं कि एक दिन, एक महीने बिफोर, ऐसा भी नहीं कि 1 साल बिफोर, ऐसा भी नहीं कि 2 साल बिफोर। दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी कहा कि हो सकता है 6 महीने पहले भी हुआ हो तो वो सून बिफोर में आ जाए, है ना, या सून बिफोर में नहीं भी आए। मतलब कोर्ट दोनों साइड से बोल रहे हैं। मतलब कोर्ट बोल रहा है कि सून बिफोर का मतलब 6 महीने, 1 साल, 10 दिन, 20 दिन हो सकता है सून बिफोर में नहीं आए, और हो सकता है सून बिफोर में आ भी जाए। कोर्ट ने बोला कि वहां केस के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे आप देखेंगे, क्योंकि क्रूएलिटी एक क्या है? कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। क्रूएल्टी इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, वो कंटिन्यू होते चला जाता है। लेकिन अगर कहीं पर भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन एमिकेबल हो गया, पीसफुल सेटलमेंट हो गया, दोनों साथ में रहने लगे पीसफुली, तो पहले वाला क्रूएल्टी का जो कंटिन्यूएंस है वो रुक जाता, हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आज अगर हस्बैंड ने किसी को अपने वाइफ को क्रूएल्टी से ट्रीट किया, उसके बाद वाइफ चली गई अपने घर, बट फिर 6 महीने बाद मैच्योरिटी आई दोनों को, हस्बैंड को ज्यादा, तो फिर उसके बाद लोग साथ में रहने लगे। फिर 1 साल बाद फिर से हस्बैंड का दिमाग फिर गया, फिर से उसने कुछ डाउरी से रिलेटेड डिमांड क्रूएल्टी का करने लगा, ठीक है। तो पहले वाला जो है वो स्टॉप हो चुका है क्रूएल्टी, है ना। अब ये दूसरा क्रूएल्टी शुरुआत हुआ है, राइट। आर गेटिंग मी? जैसे इस केस में क्या हुआ था, इस केस का फैक्ट समझिए। इस केस में हुआ था कि जो अक्यूज हस्बैंड था वो मैरिड था डिसीज से, उसने शादी की थी 1989 में, है ना, जनवरी 1989 में उसने शादी की, जनवरी 1989 में।
जून 1989 में हस्बैंड ने असॉल्ट किया अपनी वाइफ को। ठीक है, ये टाइमलाइन है। जून 1989 में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को असॉल्ट किया। ठीक है, जिसके बाद वो अपना मैट्रिमोनियल होम घर छोड़ के चली गई। ठीक है, लेकिन जनवरी 1990 में फिर वो वापस आ गई। दोनों के बीच मीडिएशन हुआ और वो वापस आ गई 1990 में। और उसके बाद मार्च 1991 में सी डाइड। ठीक है, सी डाइड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, मार्च 1991 सी डाइड। नाउ द cruelty which was meted to her in June 1989, whether that will be considered to be soon before her death or not here in this case, होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? रिमोट इन टाइम नहीं बोलेंगे, मतलब ठीक है नहीं होगा, बट रिमोट इन टाइम नहीं कह सकते। कहेंगे कि मतलब लाइक जो क्रूएलिटी था, ठीक है, वो रिकंसाइल हो गया, है ना? ठीक है, 3 साल पहले 4 साल पहले की बात थी, रिमोट भी अपना हो गया, बट लाइक मेन यहां पे एस्पेक्ट क्या, मेन आपको क्या समझना है कि रिकंसिलिएशन हो चुका था। रिकंसिलिएशन यहां पर हो चुका था, इसीलिए दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी अ क्रूएल्टी और हरासमेंट सून बिफोर हर। वही अगर मान के चलो जनवरी 1980 जून 1989 में जब क्रूएल्टी से वाइफ को ट्रीट किया गया था, वो घर छोड़ के चली गई होती, ठीक है, राइट, और उसके बाद जो है कोई उनके बीच में सेटलमेंट नहीं हुआ रहता और बराबर जो है वो क्रूएल्टी मान लो परसिस्ट कर रहा होता, है ना, मतलब कभी भी सेटलमेंट, जब फोन पे बात हो रहा है तो हमेशा लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर वो क्रूएल्टी अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। क्रूएल्टी एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है ना, इट कंटिन्यूज अनटिल एंड अनलेस वहां पे कोई रिकंसिलिएशन ना हो गया। ठीक है, अगर रिकंसिलिएशन हो गया है हस्बैंड और वाइफ के बीच में और उसके बाद वाइफ का डेथ हो जाता है और वहां पे फिर कोई प्रूफ नहीं है कि रिकंसिलिएशन के बाद क्रूएल्टी हुआ है कि नहीं, तो रिकंसिलिएशन से पहले वाले क्रूएल्टी को आप कंसिडर नहीं करेंगे, है ना, अंडर दिस टर्म सून बिफोर हर डेथ। ठीक है, राइट, ओके। फिर एक और केस है सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001। सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में बताया गया कि हो सकता है रिकंसिलिएशन नहीं भी हुआ हो, ठीक है, लेकिन क्रूएल्टी काफी पुराना है, मतलब इट्स नॉट लाइक 2 years 3 year 4 year, हो सकता है 10 साल 12 साल और पार्टीज के बीच में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। जब कॉन्टैक्ट में रहेंगे तब तो क्रूएल्टी का असर होगा ना। जब 10 साल 12 साल 15 साल बीत गए हैं और लोग है ही नहीं, दूसरे देश में रह रहे हैं, दूसरे शहर में रह रहे हैं, नो फोन कॉन्टैक्ट, कोई रिलेटिव्स के थ्रू भी मतलब कोई बातचीत नहीं, तो मतलब व्हेन इस केस में बताया गया कि इवन इफ क्रूएल्टी रिकंसिलिएशन नहीं भी हुआ है फिर भी वो क्रूएल्टी का असर खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर वहां पे काफी लंबा टाइम गैप हो गया है एंड देयर हैज बीन नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज, then the cruelty becomes stale as it is not enough to disturb the mental equilibrium of the spouses। कि मान लो क्रूएल्टी हुआ 1990 में, उसके बाद वाइफ अपने हस्बैंड का घर छोड़ के चली गई, फिर बाद में अपना वो छोटा मोटा कोई जॉब स्टार्ट की, 12-15 साल से कोई कांटेक्ट ही नहीं है। अब 15 साल बाद वाइफ का सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो गया, तो 1990 वाले क्रूएल्टी के कारण उसका डेथ हुआ है, बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो नहीं ना। तो ये दोनों केस इस टर्म को क्लैरिफाई करते हैं, है ना, कि सून बिफोर हर डेथ में एक तो देखना है कि उनके बीच रिकंसिलिएशन हुआ है कि नहीं। अगर रिकंसिलिएशन के बाद डेथ हुआ है और फिर रिकंसिलिएशन के बाद क्रूएल्टी का कोई एविडेंस नहीं है, दैट विल नॉट बी अ डाउरी डेथ। दूसरा है क्रूएल्टी हुआ बट लाइक उसके बाद इतना टाइम गैप हो गया है कि पार्टीज के बीच में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है और टाइम गैप इतना है कि अब पार्टी का मेंटल इक्विलिब्रियम वो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है ना। कोई भी इंसिडेंट से मैक्सिमम लोग 2-3 साल तक तो रिकवर कर ही जाते हैं, लाइफ फाइंड्स इट्स वे, है ना, राइट।